मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वो सितारा था जिसने तुर्की को पाश पाश होने से बचा लिया। तारीख में मुस्तफ़ा कमाल को एक मुतनाज़िर शख्सियत के तौर पर लिखा गया है, को उसके मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाती है और उसे निशान इबरत जरूर बनाती है, चाहे वो खुदाई का दावेदार फिरौन हो या फिर इस्लामी इक़दार का तमस्खर उड़ाने वाला मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। नाज़रीन, इससे पहले कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो रोशन ख्याली का आइडियल था, उसकी इबरतनाक मौत की रुदात सुनाई जाती है। हैसियत हो गई जो पाकिस्तान में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। वो खुद भी बहुत बदल गए। कान मुल्क का माशी ही नहीं, समाजी, सियासी, माशरती हुलिया भी बदल दिया। बल्कि इस दौरान वो खुद भी बहुत बदल गए। बहुत ज्यादा शराब नोशी करने लगे, सदी बन गई। इनका सबसे बड़ा मुखालिफ इस्लाम पसंद तबका मुल्क पर दिहाइयों से हुक्मरान है। क्या मुस्तफ़ा कमाल अपने ही मुल्क में नाकाम हो गए? उनकी असल लेगेसी क्या है? एक अजीम जर्नेल या एक मजहब से बेजार आदमी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो अहम सवालों का जवाब देंगे। एक ये कि उस्मानी सल्तनत किस तरीके से सफ़र करते हुए जदीद तुर्की की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है, और दूसरी जानिब हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में मौजूद कुछ मजहबी ज़ईफ़ुल एतकादी का। पाकिस्तान में मौजूद गलत मजहबी तसव्वुरात के ज़ेर असर 4000 मील दूर बैठे हुए तुर्की की जदीदियत को निशाना बनाने वाले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को ही रगड़ देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के दफातर में इकबाल और कायदे आज़म की तस्वीर अवेज़ा होती हैं, इसी तरीके से तुर्की में गवर्नमेंट ऑफिस, कोर्ट्स और हर जगह पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तस्वीर अमेज़ा हैं। 4000 मील दूर बैठे पाकिस्तान में मजहबी यूट्यूबर्स उसको फ़िरौन और अजीब अजीब अलकाबात से नवाजते हैं। सवाल ये पैदा होता है, तारीख़ इस बात को इनकाउंटर करेगी कि कायदे आज़म क्या लिबरल मुसलमान नहीं थे? तुर्की के लिए सबसे पहले सिक मैन ऑफ यूरोप का खिताब सर निकोलस ऑफ रशिया ने इस्तेमाल किया था। 1853 का साल था जब निकोलस ऑफ रशिया ने सर जॉर्ज हैमिल्टन, जो कि ब्रिटिश एम्बेसडर थे, उनके सामने टेबल पर बैठकर सर जॉर्ज हैमिल्टन को ये कहा, वी हैव इन आवर हैंड अ सिक मैन, अ वेरी सिक मैन। ये जुमला यूरोप में एक आग की तरह फैल गया, लेकिन उस्मानी सल्तनत बाकायदा तौर पर तनज़्ज़ुली का शिकार तब होना शुरू हुई जब आस पास के यूरोपियन ममालिक ने तरक्की और मॉडर्नाइजेशन का अमल स्टार्ट कर दिया, जबकि उस्मानी सुल्तान और उस्मानी सल्तनत तरक्की के रास्ते में पीछे से पीछे रहते चले गए। ये नहीं कहा जा सकता कि उस्मानी सुल्तान प्रोग्रेसिव नहीं थे। उस्मानी सुल्तान 14वीं सदी से लेकर ही बहुत प्रोग्रेसिव थे। उन मुसलमानों का जहन पाकिस्तान के मुसलमानों से बहुत मुख्तलिफ और प्रोग्रेसिव था। उसका एक सबूत ये है कि उनकी फ़ौज में ईसाई और यहूदी भी शामिल थे, बल्कि उनकी आबादी में ही वो लोग शामिल थे। 1492 में ईसाइयों और यहूदियों को पनाह देने वाली सबसे पहली सल्तनत उस्मानिया थी। वहाँ के उस्मानी सुल्तानों ने अलहम्ब्रा डिक्री के मुताबिक ये ऐलान कर दिया कि जो यहूदी और ईसाई स्पेन से डिपोर्ट किए जा रहे हैं मज़हब के नाम पर, उनको हम अपनी पनाह में लेंगे। वो हमारी रियासत के तहत आकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपने कारोबार कर सकते हैं। अलहम्ब्रा डिक्री स्पेन ने उन यहूदियों के बारे में जारी किया था जो स्पेन के अंदर रहते थे, और उनको कहा गया था शाही फरमान के ज़रिए कि अगर आप स्पेन में रहना चाहते हैं तो अपने आप को ईसाई मज़हब में कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज़ आप स्पेन छोड़ जाएं। जो सोशल रिफॉर्म्स आसपास के ममालिक में मार्ज़े वजूद में आ चुकी थी, वो उस्मानी सल्तनत में नापैद थी। उस्मानी सल्तनत के अंदर जो नेवल पावर थी, मिलिट्री पावर थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस्मानी सल्तनत लकड़ी के बने हुए पुराने फरसूदा जहाज़, वॉरशिप्स यूज़ करते थे, जबकि बरतानिया और फ्रांस स्टीम पावर्ड और फ्रेजेट शिप्स यूज़ करते थे। दोनों का फ़र्क ये था कि लकड़ी के बने हुए जहाज़ स्टीम पावर्ड जहाज़ों की निस्बत कमज़ोर थे, इतने फास्ट नहीं थे और इतने पावरफुल या ताकतवर नहीं थे। फ्रेजेट्स वो जहाज़ थे जो कि स्मार्ट थे, मोबिलिटी उनकी फास्ट थी, और वो एज एन एम्बुलेंस या एस्कॉर्ट या इमदादी कामों में भी काम आ जाते थे, जो कि फ्रांस के पास थे। दूसरा बड़ा फैक्टर जहां पर उस्मानियों ने मार खाई वो ये था, उस्मानियों की राइफल्स थी वो पुराने और बोर की बनी होती थी, जिसमें पाउडर भरकर और एक राउंड वाले कारतूस के साथ ट्रिगर दबाकर उनको इस्तेमाल किया जाता था। जबकि मद्दे मुकाबिल जो राइफल्स थी फ्रांस और बरतानवी फ़ौजों के पास,
वो थोड़ी सी मॉडर्न थी, जिनका निशाना बड़ा एक्यूरेट था, जिसमें रेमिंगटन, रोलिंग ब्लॉक और विंचेस्टर जैसे मॉडल्स शामिल थे। इन राइफल्स की एक्यूरेसी और निशाना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म था, मतलब दूर रास्ता, इनकी गोली थोड़ा सा दूर जाया करती थी। तीसरी बड़ी जो खामी थी उस्मानी सल्तनत में, जो उजागर होना शुरू हो गई और जिसको आसपास की यूरोपी ताकतों ने भांप लिया, वो ये था कि स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रही थी, लेकिन वो इस कदर स्लो प्रोग्रेस का शिकार थी कि जितनी तेज़ी से यूरोप में तरक्की हो रही थी, उस तरीके से उस्मानी सल्तनत उस तरक्की की उस पेस को हासिल नहीं कर सके। उस्मानी सल्तनत की टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर दारोमदार ऑस्ट्रिया और जर्मनी के इन्वेंटर्स पर था। मतलब जर्मनी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता था या बनाता था, उस्मानी सल्तनत उसको इंपोर्ट कर लेती थी। तो बहरहाल इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते करते उस्मानी सल्तनत कर्ज़ों का शिकार हो गई, मकरूज़ हो गई। और इन तमाम के नताइज के तौर पर मिलिट्री, जो उनके सबसे अहम और एलीट और प्रीमियम क्वालिटी की फ़ौज थी, फ़ौजी ग्रुप था जिसको जैनसरीज कहते थे, वो पॉलिटिकली करप्ट होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में घुटन इसलिए है कि आपको गलत तारीख पढ़ा दी गई है। तो आज सच्ची तारीख की तरफ चलते हैं और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का थोड़ा सा तारुफ सुनते जाइए। अगर उसकी अग्रेसिव स्टाइल तुर्की में मौजूद ना होता तो आज तुर्की या उस्मानी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा भी बाकी ना रहता। आप बहुत हैरान होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि तुर्की की जदीदियत का बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क नहीं, बल्कि ख़ुद उस्मानी सुल्तान थे। तो ये जो पाकिस्तान के मजहबी यूट्यूबर्स हैं, जो दो मैंने आपको स्टार्ट में सुनाए, ये पाकिस्तान के रिनाउंड चैनल्स हैं जिन्होंने उसको इसी तरीके से प्रेजेंट किया है जिस तरह पाकिस्तान के मुल्ला हजरात एक गलत तारीख़ और एक थ्रिलिंग हिस्ट्री मुसलमानों को मुतालिया पाकिस्तान या अपने खिताबात के ज़रिए बताते रहते हैं। तो बहरहाल चलते हैं 1853 में। 1853 में तंजीमात रिफॉर्म्स के ज़रिए तुर्की को या उस्मानी सल्तनत को जदीद बनाने की एक और मुनज़्ज़म या सिस्टमेटिक कोशिश की गई। तंजीमात रिफॉर्म सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर में लॉन्च की गई और ये वही दौर था जब उस्मानी सल्तनत में पार्लियामेंट और सेनेट का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दिया गया। वेस्टर्न ड्रेस को मुख्तलिफ़ अदालती निज़ामों और मुख्तलिफ़ दफातर में इस्तेमाल करवाने की तरगीब दी गई और लोगों को पाबंद किया गया कि वो इस ड्रेस का इस्तेमाल करेंगे और इस ड्रेस को इस्तेमाल करके ही वो अपने दफातर या कोर्ट में आ सकते हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से बिलोंग करते हैं। दूसरा बड़ा रिफॉर्म ये किया गया, जो वहाँ पर रिलीजियस मिनॉरिटीज़ थी, जिस तरह ज्यूज़ थे, क्रिश्चियंस थे, उनको इक्वल राइट्स या प्रॉपर्टी के राइट्स में शामिल कर लिया गया। अभी कमाल अतातुर्क का दौर नहीं आया, ये उससे पहले की डेवलपमेंट्स हैं। फिर अगर उससे भी पहले चले जाएँ, 17वीं सदी ईस्वी में इंपीरियल इंजीनियरिंग कॉलेज, नेवल इंपीरियल इंजीनियरिंग स्कूल खोला गया इस्तांबुल में, जहां पर इस बात की ताकीद की गई यूरोपियन और वेस्टर्न स्टाइल की मिलिट्री एजुकेशन बच्चों को और यूथ को दी जाएगी ताकि हमारी मिलिट्री बाआसानी यूरोपियन नेशंस का मुकाबला कर सके। तो ये तमाम जदीदियत के राज जो थे, ये तमाम जदीदियत के दरवाजे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से पहले ही खुल चुके थे। सुल्तान अब्दुल हमीद के आने से पहले सुल्तान अब्दुल मजीद 1876 में तुर्की के अंदर या उस्मानी सल्तनत के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन ला चुका था, पार्लियामेंट्स बना चुका था। लेकिन 1876 में सुल्तान अब्दुल हमीद के आने के बाद 1878 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिपेल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और पार्लियामेंट को शट डाउन कर दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के अंदर डिबेट को या कॉन्फ्लिक्ट्स को और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन को फेस ना कर सका। अतातुर्क ने इस चीज़ का बुरा माना और वो अब्दुल हमीद के, सुल्तान अब्दुल हमीद के ख़िलाफ़ हो गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को बानी ऑफ जदीद तुर्की इसलिए कहा जाता है कि जो रिफॉर्म्स जिस तरीके से उसने मुतारफ़ करवाईं, आखिरी उस्मानी सुल्तान उस तरीके से या उस स्पीड के साथ वो रिफॉर्म्स करने में नाकाम रहे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने गैलीपोली वॉर के अंदर यूरोपियन रियासतों को शिकस्त दी। उसके अलावा इटली ने जब लीबिया के दारुल हुकूमत ट्रिपोली पर हमला किया तो
तो आगे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को भेजा गया कि वहाँ पर जाकर फ़ौजों का कमांड करे और उनके दुश्मन के साथ लड़े। वहाँ पर तमाम जंगों में जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को भेजा गया, दुश्मन को शिकस्त हुई। यूरोपियंस ने सुल्तान अब्दुल हमीद के साथ ये मुआहदा कर लिया था कि इस एग्रीमेंट के तहत जो तुर्की का अनातोलिया का रीजन है वो ग्रीस के हवाले कर दिया जाएगा, और बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं, जिस तरह अर्ज़रूम है, जिस तरह इस्तांबुल है, जिस तरह अंकारा है, इन तमाम शहरों की निगहदाश्त जो है वो फ्रांस और बरतानिया के हवाले कर दी जाएगी। इससे बढ़कर ये कि बास्फोरस के तिजारती पानी, जो कि कुस्तुनतुनिया के साथ पानी लगता है, बास्फोरस का एरिया है जहाँ पे तिजारती जहाज़ आते हैं, उस तमाम एरिया को इंटरनेशनल कंट्रोल में दे दिया जाएगा। और सबसे बढ़कर सबसे ख़तरनाक बात ये की गई कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक, सेवरस एग्रीमेंट के मुताबिक, जो तुर्की है उसकी जो मिलिट्री फ़ौज है उसकी तादाद को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को चूँकि नेशनल असम्बली का चेयरमैन और हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया था, तो उसने इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया। इस साइन ट्रीटी के आगे वो डिफेंस और मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया, और उसने इन तमाम शिक्कों को उसमें से निकलवा दिया, और उसके बाद मुआहदा लोज़ान किया गया, जिसको लोज़ान एग्रीमेंट भी कहा जाता है या ट्रीटी ऑफ लोज़ान भी कह सकते हैं। इस ट्रीटी के मुताबिक ये तमाम शिक्कें के अनातोलिया और स्ट्रेटजिक रीजन्स को मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के हाथ में देना, और बास्फोरस के पानी, तिजारती पानियों या समंदरों को इंटरनेशनल कंट्रोल में देना, अपनी मिलिट्री की फ़ौज की तादाद कम करना, इन तमाम शिक्कों को सेवरस ट्रीटी से एक्सपेल या सस्पेंड करके ट्रीटी ऑफ लोज़ान साइन किया गया। इस ट्रीटी ऑफ लोज़ान में उस्मानी सल्तनत को नुकसान तो हुआ, इराक, तुर्की और सीरिया के बॉर्डर और ये तमाम इलाके जो थे ये उस्मानी सल्तनत के हाथ से या उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। और ये भी साइन किया गया था कि 14 लाख या 12 लाख ईसाइयों को तुर्की से ग्रीक में भेजा जाएगा, और 4 लाख मुसलमान ग्रीक से तुर्की की रियासत में शामिल होंगे। पॉपुलेशन के इस तबादले को इतना बड़ा तसव्वुर नहीं किया जा सकता जितना गलत और ख़तरनाक एग्रीमेंट सेवरस ट्रीटी में किया गया था। जिस सेवरस ट्रीटी को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने रिजेक्ट किया, उस पर उस्मानी सल्तनत के बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद, जिसको पाकिस्तानी आशिक़ रसूल ड्रामे देखकर कहते रहे, उसको उसने साइन कर दिया था, उसके वज़ीर ने उसको साइन कर दिया था। और अगर वो ट्रीटी इन्फोर्स हो जाता तो आज तुर्की का भी नामो निशान ना होता। जितने यूट्यूबर्स पाकिस्तान में देखे उनको यही कहते सुना कि फ़िरौन और कुत्ते की मौत मरा और इस्लाम दुश्मन था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने वहाँ पर इस्लामी अदालतें ज़रूर ख़त्म कर दी थी और उसको कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर ले आया था, वो एक असम्बली के अंडर ले आया था। तमाम मस्जिदों को और तमाम खानकाहों को वो एक रियासत के कंट्रोल में ले आया था। और ये कोई नई बात नहीं, मलेशिया में और आजकल के तमाम मुस्लिम ममालिक जो तरक्की याफ्ता है वहाँ पर ऐसे ही होता है। महकमा औकाफ कायम किया जाता है और तमाम मसाजिद और तमाम मजहबी अमूर के जो इंचार्ज होती है वो स्टेट ही होती है। और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने भी यही काम किया। एक काम जो था वो आया सोफिया मास्क, जो कि बड़ी मशहूर मस्जिद है, वहाँ पर उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के लिए ये बातें आपके माफियाज़ और पाकिस्तान के करप्ट एलिट्स भी करते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो आपसे तारीख़ की गहराई और सच्चाई को छुपा कर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आया सोफिया मॉस्क को म्यूज़ियम में तब्दील करने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो की गई, जिस तरह अदालतें, जो शरई अदालतें कायम थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन और एक स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में तब्दील कर दिया गया। दूसरी जानिब कायदे आज़म के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने पीर ऑफ मांकी शरीफ और पंजाब के मुख्तलिफ गद्दी नशीनों से ये वादा किया कि वो पाकिस्तान में शरीयत का निज़ाम लाएंगे, आप मुस्लिम लीग को वोट देने का फतवा जारी करें। तो तमाम के तमाम पंजाब के और पाकिस्तान के पीरों ने
مسلم لیگ کو ووٹ دینے کے لیے لوگوں کو یہ کہا کہ جو شخص مسلم لیگ کو ووٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو ووٹ نہیں دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بعد میں قائد اعظم نے یہ بیانات دینے شروع کر دیے کہ آپ اس ملک میں آزاد ہیں، چاہے آپ عیسائی ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس ملک میں آزاد ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہیں، مندروں میں آزاد ہیں، آپ چرچ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ ان تمام معاملات سے ملک کا یا ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا یہ بیان قائد اعظم کے لیے کفر کا فتویٰ ثابت نہیں ہوتا؟ آپ قائد اعظم کے بارے میں انہی یوٹیوبروں سے اور انہی پاکستانی مذہبی لوگوں سے سوال نہیں کر سکتے؟ قائد اعظم کی بہن کا ڈریس کیسا تھا؟ قائد اعظم کے آس پاس 2 شیفرڈ کتے ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتے تھے اور ان کے گھر میں بلکہ ان کی ٹانگوں کے آس پاس پھرتے تھے۔ انگریز ان کے دوست ہوا کرتے تھے، وہ گوریوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، اپ ڈیٹڈ ڈریس میں مبتلا ہوتے تھے اور سگریٹ کے کش بھی لگایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ضعیف الاعتقادی اور جو مذہبی تصورات ہیں دونوں ممالک کے درمیان ان کا کافی فرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آج کی ویڈیو اور تاریخ میں آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے۔